गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य पेपर द्वितीय गद्य भाग और इकाई प्रथम इकाई के अंदर हमारे नाटक है जिसका नाम है अलख आज़ादी की और जो सुशील कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। प्रथम पेपर के अंदर जो हमारा आधुनिक काव्य नाम है जिसका प्रथम पेपर का, उसकी पहली इकाई में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त से संबंधित प्रश्न हमने किए और दूसरा जो पेपर है गद्य का, उसकी पहली इकाई है नाटक अलख आज़ादी की, यानी गद्य की नाटक विधा है अलख आज़ादी की जिसके लेखक हैं सुशील कुमार सिंह। उसकी आज हम तात्विक समीक्षा करेंगे। अलख आज़ादी की नाटक की तात्विक समीक्षा। तात्विक यानी नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं और अपने उन तत्वों पर यह पूरी तरह से सफल नाटक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। सामान्यतया कहानी, उपन्यास और नाटक के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कथानक या कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, उद्देश्य और भाषा शैली। कहानी, नाटक और उपन्यास, इन तीनों के अंदर ये 6 तत्व होते हैं जिनके ऊपर हम इनकी तात्विक समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ये कहानी, उपन्यास या नाटक के तत्वों पर पूरी तरह से सफल कहे जा सकते हैं या नहीं। लेकिन नाटक के अंदर हम एक 7वां तत्व और जोड़ते हैं, वो होता है अभिनेता। अभिनेता यानी अभिनय करना, क्योंकि नाटक जो है वो रंगमंच से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। नाटक होते ही रंगमंच पर अभिनीत करने के लिए हैं। तो इनके अंदर जो 7वां तत्व होता है नाटकों के अंदर, वो होता है अभिनेता, कि ये नाटक अभिनय की दृष्टि से कितने सफल और असफल कहे जा सकते हैं, कि ये इनको अभिनीत किया जा सकता है या नहीं, मंच के ऊपर इनको अभिनय किया जा सकता है या नहीं। अगर इनको अभिनय किया जा सकता है तो ये सफल नाटक हैं, और अगर इनको अभिनीत नहीं किया जा सकता तो ये दृश्य विधा के अंदर पूरी तरह से सफल नहीं कहे जा सकते। तो आज हम करते हैं नाटक अलख आज़ादी की तात्विक समीक्षा। सन 1998 में प्रकाशित सुशील कुमार सिंह का नाटक अलख आज़ादी की एक मंचीय नाटक है। मंचीय नाटक यानी इसको मंच पर अभिनीत किया जा सकता है। इस नाटक के अब तक कई मंचन हो चुके हैं। आज़ादी के स्वर्ण जयंती पर भारतेंदु रंगमंडल द्वारा विशेष रूप से तैयार कराया गया यह नाटक लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, झांसी, सहारनपुर, प्रतापगढ़ आदि अनेक नगरों में लगभग 15 से 20 बार मंचित हो चुका है। जहाँ जहाँ भी नाटक का मंचन हुआ वहाँ वहाँ इसे पर्याप्त प्रशंसा प्राप्त हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह नाटक पुराने नाटकों की तर्ज पर नहीं लिखा गया है। नाटक के जो तत्व स्वीकार किए गए हैं वे सभी तत्व इसमें खोजने पर मिल तो सकते हैं, किंतु लेखक का उद्देश्य इसे एक नए प्रयोग के रूप में प्रस्तुत करना रहा है। तो नाटक की जो तात्विक समीक्षा है वो हम 7 तत्वों के आधार के ऊपर करेंगे। वो हैं कथावस्तु या कथानक, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देशकाल या वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और अभिनेता। इन्हीं तत्वों के परिप्रेक्ष्य में अलख आज़ादी की नाटक की समीक्षा आगे निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। तो इन तत्वों के अंदर सबसे पहला तत्व जो है वो है कथानक या कथा वस्तु, यानी नाटक की कहानी क्या है, नाटक का कथानक क्या है, किसके इर्द गिर्द कहानी जो है वो घूमती है। सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित नाटक अलख आज़ादी की कथा वस्तु लगभग 400 वर्षों के इतिहास को अपने में समेटे हुए है। स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व के विदेशियों के व्यवहार, उनकी रीति नीति, उनके षड्यंत्रों और अत्याचारों आदि का निरूपण करने के पश्चात नाटककार ने सन 1857 में मंगल पांडे द्वारा किए गए सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात माना है। नाटककार ने यह बतला दिया कि अंग्रेज लोग हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते थे और भारतीयों के प्रति यातनापूर्ण व्यवहार करते थे। मंगल पांडे को यह सहन नहीं हुआ और उसने अंग्रेज अफसरों को मार डाला। भले ही फांसी पर चढ़ गया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात कर गया। नाटक
नाटककार ने तब से लेकर आज़ादी प्राप्त होने तक की संपूर्ण घटनाओं, सभी स्थितियों और उनसे उत्पन्न पीड़ाप्रद परिस्थितियों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। यदि कथावस्तु की दृष्टि से नाटक की आलोचना करें तो स्पष्ट होता है कि यह नाटक एक नया प्रयोग है। अन्य नाटकों की भांति इसमें अंक नहीं रखे गए हैं। उसके पश्चात इसका जो अगला बिंदु है या नाटक का जो अगला तत्व होता है वो होता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण किसका? पात्रों का चरित्र चित्रण। नाटक का यदि चरित्र विधान की दृष्टि से देखें तो स्पष्ट लगता है कि इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत बड़ी है। अलग आज़ादी की नाटक के पात्रों की संख्या 100 से भी अधिक है। शास्त्रीय पद्धति से नाटक का मूल्यांकन करने वाले समीक्षक पात्रों की इतनी बड़ी संख्या देखकर नाटक को दोषपूर्ण बतला सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 100 के आसपास पात्रों में प्रमुख पात्रों के रूप में केवल 3 ही सामने आते हैं। वो हैं निर्देशक, विदूषक और लेखिका। शेष पात्र नाटक में दिए गए संबंधों और स्थितियों के आधार पर सामने आते गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नाटक के प्रत्येक पात्र का महत्व है, किंतु यह देखना आधुनिक समीक्षक का काम है कि उनकी संख्या कितनी है। समीक्षक का कार्य है कि वह केवल यह न देखे कि पात्रों की संख्या कितनी है, अपितु ये देखे कि वो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं या नहीं। इस दृष्टि से यदि नाटक के पात्र विधान का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट है कि सभी पात्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नाटक की मूल चेतना के संवाहक हैं। विदेशी शासक या विदेशी पात्र यदि भारतीयों के मानस में स्वतंत्रता का बीज बोने में सफल हुए हैं, तो हमारे यहाँ के जागृत राष्ट्रीय चेतना वाले पात्र उनके दमन और शोषण से उत्पीड़ित होकर अपने आज़ादी के आंदोलन को गति देने में सफल हुए हैं। उसके पश्चात नाटक का अगला तत्व होता है संवाद या कथोपकथन। संवाद यानी संवाद मतलब संवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस वाद। सम का अर्थ समान या उचित और वाद का अर्थ वार्तालाप या बातचीत, यानी 2 पात्रों के बीच उचित वार्तालाप। उसको हम शाब्दिक दृष्टि से संवाद का जो है वो अर्थ बता सकते हैं। तो संवाद या कथोपकथन है वो किसी भी काव्य कृति में 2 प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला तो वे कथानक को गति प्रदान करते हैं और दूसरा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। संवाद नाटक के लिए आवश्यक होते हैं। यद्यपि कुछ समीक्षकों ने कहानी और उपन्यास में ही संवादों को महत्व दिया है, किंतु संवाद मूलतः नाटक में ही महत्व रखते हैं। इसका कारण यह है कि संवाद नाटक के प्राण तत्व हैं। वे प्राण तत्व इसलिए हैं कि नाटक जो है वो दृश्य काव्य है, यानी इसको मंच पर अभिनीत किया जाता है तो दृश्य काव्य है, हम इसको देखते हैं और इसका सीधा और घनिष्ठ संबंध रंगमंच से होता है। नाटक में प्रयुक्त होने वाले संवाद कुछ विशेषताएं रखते हैं। इनमें से 2 विशेषताएं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कौन कौन सी? एक तो ये कि ये कथानक को गति प्रदान करते हैं और दूसरा कि ये पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा वे उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। जो संवाद है वो नाटक के उद्देश्य से सीधे रूप से जुड़े हुए होते हैं। और जो तीसरा कार्य वो करते हैं वो ये है कि संवादों की जो भाषा है वो अत्यंत ही सरल होती है, जिससे कि वे संक्षिप्तता और सरल होने के कारण पाठकों के आसानी से समझ में आ जाते हैं। नाटक में आए संवादों के यही प्रमुख गुण हैं। यदि संवादों के इन गुणों के संदर्भ से आलोच्य नाटक का मूल्यांकन किया जाए तो पहले दृश्य में ही निर्देशक, विदूषक, गायिका, गायक आदि के जो संवाद हैं वो कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं, कथा को गति देने वाले हैं और उनके चरित्र के ऊपर भी प्रकाश डालने वाले हैं। इस गुण की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नाटक के संवाद कथा को गतिशीलता प्रदान करते हैं और पात्रों के चरित्र उद्घाटन में भी वो सहायक सिद्ध होते हैं। संवादों की संक्षिप्तता अपना महत्व रखती है। जहाँ संवादों में संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए, वही भाषा में सहजता और स्पष्टता आ सकती है। नाटक के 19वें दृश्य में होकर जब परस्पर बातचीत करते हैं तो संवादों की संक्षिप्तता और भाषा की सहजता देखते ही बनती है।
और संवादों की एक विशेषता ये भी है कि वो लक्ष्योन्मुख होने चाहिए, यानी लक्ष्य को प्रकट करने वाले होने चाहिए। तो नाटक का लक्ष्य न केवल स्वतंत्रता के इतिहास को प्रस्तुत करना है, अपितु यह बताना भी है कि हम भारतवासियों को किस प्रकार और किस सीमा तक अपनी अखंडता बनाने के प्रयत्न करने चाहिए। उसके बाद जो अगली विशेषता होती है वो होती है देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण यानी जिस समय के अंदर ये नाटक लिखा गया और इस नाटक के अंदर जिस प्रकार के वातावरण का प्रयोग किया गया है, ये नाटक 400 वर्षों के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो उन 400 वर्षों के इतिहास का जो वातावरण, जो परिस्थितियां, जो देश काल था, वो इस नाटक के अंदर प्रस्तुत किया गया है या नहीं। तो देश काल और वातावरण है वो नाटक का चौथा प्रमुख तत्व होता है। अलग आज़ादी की नाटक आज़ादी के 400 वर्षों के इतिहास को प्रस्तुत करता है, अतः इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व की स्थिति, परिस्थिति और पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की परिस्थितियों का वर्णन भी बड़ी खूबी से किया गया है। गुलामी के शिकंजे में कसा हुआ भारत जब अंग्रेजों के अत्याचार सहता है, तब उस समय हमारे देश के जन सामान्य को किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ा, इसका वर्णन भी नाटक में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयत्नरत और उसमें शामिल होने वालों की स्थिति, उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों और अंग्रेजों के दमन, शोषण और अत्याचारों से उत्पन्न राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन बड़ी खूबी के साथ किया गया। एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि देश काल की दृष्टि से यह नाटक अपने समय का दर्पण है। स्वातंत्र्योत्तर वर्षों में हमारा देश जिस वातावरण में आगे बढ़ा और बढ़ रहा है, उसका चित्रांकन भी नाटक में बड़ी खूबी से किया गया है। अतः इस बिंदु पर भी यह नाटक हमें पर्याप्त प्रभावित करता है। उसके पश्चात होता है उद्देश्य। नाटक का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जिस नाटक का, या नाटक नहीं, जिस किसी भी साहित्य की विधा, चाहे काव्य हो, नाटक हो, कहानी, उपन्यास, उसका अगर उद्देश्य नहीं होता, निरुद्देश्य रचना का कोई महत्व नहीं है। तो हर एक रचना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। तो उद्देश्य की अगर हम यहाँ अलग आज़ादी के संदर्भ में बात करें तो अलग आज़ादी की नाटक एक 100 उद्देश्य नाटक है, उद्देश्यपूर्ण नाटक है। नाटककार का उद्देश्य यह बताना रहा है कि किस प्रकार मुगल शासकों ने अपनी ढुलमुल और तथाकथित उदारवादी नीति से विदेशियों को भारत में पैर जमाने के लिए अवसर दिया और किस प्रकार हम लोग गुलाम हुए। गुलामी में कसे हुए भारतवासियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कब कब किन किन रूपों में संघर्ष किए, यातनाएं सही और अपने प्राणों की परवाह किए बिना आज़ादी का मंत्र फूंका, या कहें कि आज़ादी का अलख जगाया। यही एकमात्र उद्देश्य है जिसे नाटककार ने नाटक में बड़ी खूबी के साथ प्रस्तुत किया है। उद्देश्य निरूपण में नाटककार का ध्यान इस बात पर विशेष रूप से रहा है कि जिस प्रकार आज़ादी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य था, उसी प्रकार आज़ादी को सुरक्षित रखना, उसकी महानता को बनाए रखना, उसके मूल्य को समझते हुए उसे गरिमा प्रदान करना और हर कीमत पर अपने बोध की रक्षा करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ नाटक के उद्देश्य पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। उसके पश्चात नाटक का जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है भाषा शैली। भाषा शैली जो है वो नाटक के मूल्यांकन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि संवादों का प्रयोग। भाषा की सरलता, सहजता और सहज ग्राह्यता नाटक में सर्वाधिक अपेक्षित होती है। इसका मूल कारण यह है कि नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और नाटक देखने के लिए जो दर्शक उपस्थित होते हैं उन सभी का शिक्षित होना या तत्संपूर्ण भाषा को समझ लेना आवश्यक नहीं है। उनमें से कई जो लोग होते हैं नाटक देखने वाले, वो अशिक्षित भी होते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो तत्संपूर्ण यानी संस्कृत के शब्दों वाली भाषा को ना समझ पाए। सभी वर्गों के लोग नाटक देखते हैं, इसलिए नाटक की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। इस दृष्टि से यदि हम आलोच्य नाटक का मूल्यांकन करें तो नाटक में भाषा के 3 रूप दिखलाई पड़ते हैं। भाषा का परिष्कृत रूप, बोलचाल वाला रूप और भाषा का कलात्मक रूप। भाषा के इन तीनों रूपों में नाटककार ने सर्वाधिक ध्यान भाषा के बोलचाल वाले रूप पर दिया है।
हम यह नहीं कहना चाहते कि नाटक में तत्सम शब्दों की कमी है, वे हैं और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किए गए हैं, किंतु वे तत्सम होते हुए भी सहज ही समझ में आ जाते हैं। ऐसा कोई तत्सम शब्द या संस्कृत निष्ठ शब्द नाटक में नहीं है जिसका अर्थ समझने के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता लेनी पड़े। बोलचाल वाले शब्दों में हिंदी संस्कृत के शब्द तो हैं ही, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के चलते हुए शब्दों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है। नाटक के अंतर्गत एक और यदि निर्देशकीय प्रतिभा, जयंती, स्वर्णिम, त्वचा, महाशय, औषधीय, काल, क्वलित जैसे परिष्कृत शब्द हैं, वहीं दूसरी ओर गाल, अकाल आदि कितने ही बोलचाल के शब्द भी हैं। अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया, लेकिन वो आसानी से स्वतः ही दर्शकों के समझ में आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बोलचाल की भाषा के शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया गया है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी नाटक की भाषा में प्रसंगानुसार हुआ है, जो कि पर्याप्त है। शैली में सजीवता, यथार्थपरकता के गुण भी विद्यमान हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा प्रयोग अथवा कहें कि जन भाषा के प्रयोग की दृष्टि से यह नाटक न केवल रंगमंचीय गुणों से युक्त है, अपितु पर्याप्त सहज और विश्वसनीय भी लगता है। उसके पश्चात नाटक का जो अगला तत्व है वो है अभिनेता। यह अभिनेता तत्व है, ये कहानी और उपन्यास के तत्वों के अंदर नहीं आता, लेकिन नाटक के तत्वों के अंदर यह बहुत ही जरूरी तत्व है, अभिनेता। तो अभिनेता नाटक का आवश्यक तत्व है। यदि कोई नाटक अभिनय नहीं है या अभिनेता के गुणों से युक्त नहीं है तो उसे नाटक कहने में संकोच होता है। ऐसा लगता है कि नाटक रंगमंच पर दिखाए जाने के लिए ही लिखे जाते हैं। आलोच्य नाटक अलग आज़ादी की पाठ्य नाटक नहीं है, यह मंचित होने के लिए लिखा गया है और यह अब तक कई बार मंचित हो चुका है। जिस नाटक को अभिनेता से युक्त कहा जा सकता है उसमें कथावस्तु सीधी और सपाट होनी चाहिए, पात्र आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, उनकी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा शैली सहज ग्राह्य होनी चाहिए और रंग, संकेत, वेशभूषा आदि को भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसका समय प्रभाव दर्शकों पर अवश्य पड़ना चाहिए। इन सभी दृष्टियों से यदि हम आलोच्य नाटक का मूल्यांकन करें तो यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह नाटक पूरी तरह से अभिनय है और एक सफल अभिनय नाटक भी है। इस नाटक की अभिनेता से संबंधित विवेचन भी हम अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो इस तरह से इन सभी उपर्युक्त विवेचन और उपर्युक्त सभी सातों तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नाटक अलग आज़ादी की एक स्वोद्देश्य नाटक है। नाट्य तत्वों के संदर्भ में यदि विचार करें तो यह नाटक पूरी तरह से खरा उतरता है और नाटककार का जो उद्देश्य है वो इसको तात्विक दृष्टि से प्रस्तुत करना नहीं है। उन्होंने इसमें एक नया प्रयोग किया है। फिर भी जो नाटक के तत्व होते हैं जिसके अंदर कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, उद्देश्य, भाषा शैली, अभिनेता, इन सभी तत्वों के ऊपर यह नाटक पूरी तरह से खरा उतरता है। धन्यवाद।